हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसफर 3 डिफरेंट वे में हो सकता है। फर्स्ट मेथड को बोलते हैं हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, सेकेंड है हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। 3 डिफरेंट मेथड हैं। तो पहले ये हम समझ लेते हैं कि हीट ट्रांसफर होने से क्या मतलब है, आखिर क्या ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे होता है उसके मॉलिक्यूल में ज्यादा वाइब्रेशन होता है, उनके मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। और जो लोअर टेम्परेचर पे बॉडी होता है उसके मॉलिक्यूल में कम वाइब्रेशन होता है, यानी कम काइनेटिक एनर्जी होता है उनके मॉलिक्यूल्स के पास। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कौन सा एनर्जी? वही काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल के मूवमेंट का। जो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉडी है उसके मॉलिक्यूल में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है पर मॉलिक्यूल, और जो कोल्ड बॉडी है कम टेम्परेचर वाला उसमें कम है। तो कैसा कैसा ट्रांसफर करे, ये हॉट बॉडी उसमें कैसे ट्रांसफर कर सकता है ताकि जो कोल्ड बॉडी वाला भी है उसके मॉलिक्यूल भी ज्यादा वाइब्रेट करने लगे, उनमें भी ज्यादा स्पीड आ जाए, रैंडमनेस ज्यादा आ जाए। तो कितने तरीके से जो हॉट बॉडी है वो अपना वाइब्रेशन यानी काइनेटिक एनर्जी वो कोल्ड बॉडी वाले मॉलिक्यूल को दे सकता है। तो इस तरह के 3 तरीके हैं हमारे पास। वही 3 तरीका, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे है उससे लोअर टेम्परेचर वाले के पास जो काइनेटिक एनर्जी जा रहा है इन तीनों ही मेथड से, उसी काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfer from a body at higher temperature to a body at lower temperature। राइट, क्लियर हो गया। अब जो हायर टेम्परेचर पे बॉडी है, हीट का डेफिनेशन क्या हो गया? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। राइट, अब जो हायर टेम्परेचर पे बॉडी है वो लोअर टेम्परेचर को अपना एनर्जी ही तो दे रहा है। कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो वो 3 तरीके से दे सकता है। एक मेथड है कंडक्शन, दूसरा मेथड है कन्वेक्शन और तीसरा मेथड है रेडिएशन। 3 डिफरेंट तरीके से वो अपने एनर्जी को दूसरे को दे सकता है। तो कंडक्शन में क्या होता है? मेटेरियल्स टेक्स एन एक्टिव पार्ट बाय मॉलिक्यूलर एक्शन। मतलब एक मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होगा, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसको एक रॉड को मैं जब हॉट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ से इसका टेम्परेचर राइज करेगा, यानी इसके मॉलिक्यूल में बेचैनी आएगी, रैंडमनेस आएगी। यानी ये भाई साहब जो हैं उनको जैसे ही गर्म किया जाएगा तो ये मॉलिक्यूल में पूरा बेचैनी आ जाएगा, एकदम गर्म करने से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो ये जब छटपटाएंगे, यहाँ इधर उधर राइट लेफ्ट मारेगा ये, तो इससे भी टकराएगा, बाजू वाले को टक्कर मारेगा ऐसे ऐसे कि मुझे कोई गर्म कर रहा है, इसमें बेचैनी आएगा, पूरा काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो ये अपने बाजू वाले को मारेगा टक्कर, टक 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 इसको। तो फिर इसमें भी गर्मी बढ़ेगा, इसमें भी रैंडमनेस आएगा, इसमें रैंडमनेस आएगा, ये भी पूरा बेचैन हो जाएगा, एकदम काइनेटिक एनर्जी इसमें आ जाएगा। तो ये अपने बाजू वाले को टक्कर मारेगा। तो सबका देखिए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। पहले इसका बढ़ा, फिर इससे ये टकराया तो इससे इसका बढ़ गया, इसका बढ़ गया। तो बाजू बाजू में ऐसे ट्रांसफर होते होते इसका भी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, यानी इसके पास भी रैंडमनेस आ जाएगा, ज़्यादा स्पीड हो जाएगा, ज़्यादा ये मूवमेंट आ जाएगा इसमें। तो मटेरियल टेक्स एन एक्टिव पार्ट। कैसा एक्टिव पार्ट्स? तो कोलिजन कर रहा है इसका एक एक मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल दूसरे को कोलाइड कर रहा है, ये इसको कोलाइड कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर गैप में कर दूंगा, यहाँ से यहाँ खाली जगह कर दूंगा, तो यहाँ पे हीट नहीं आ पाएगा। बीच में मटेरियल का होना, मीडियम का होना जरूरी है। और दूसरी बात ये कि कोई भी पर्सन अपने जगह से दूसरे जगह चलकर नहीं जा रहा है। ये पर्सन यहीं पे इधर उधर वाइब्रेट कर रहा है। ये नहीं कि इधर से उड़ के इधर आके इसको गर्म करने लगा, ऐसा नहीं। अपने ही पोजीशन पे बस वाइब्रेट कर रहा है, अपने लोकेशन को छोड़कर आगे नहीं आ रहा है। यानी मीडियम की जरूरत तो है, लेकिन मीडियम के पार्टिकल अपने लोकेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो मटेरियल की जरूरत पड़ी और वो मटेरियल एक दूसरे से कोलिजन किए, तो मटेरियल पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ। फिर कंडक्शन में है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये यहाँ से यहाँ तक क्यों आता है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण आता है। सोचिए, अगर यहाँ का भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होता और यहाँ का भी 50 डिग्री ही होता, इसके बाजू वाले का भी 50 होता, तो ये 50 है, ये भी 50 है, तो ये
एनर्जी का ट्रांसफर होगा ही नहीं। या ऐसे बोल सकते हैं कि ये बाजू वाले को जितना देगा बाजू वाला उतना ही दे देगा, क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल टेम्परेचर में है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी का है। तो ये जितना देना चाहेगा ये बोलेगा कि मेरे पास भी उतना है, मुझे जरूरत नहीं है, ये भी उसको दे देगा। तो इस तरह से हीट का ट्रांसफर आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये यहीं पे ब्लॉक कर देंगे, ये इसको देगा ये इसको दे देगा, जा आगे ये बढ़ने ही नहीं देगा। तो आगे कब आएगा? जब जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे टेम्परेचर कम होना चाहिए। जिसका टेम्परेचर कम होगा वही तो हीट लेने के लिए तैयार होगा, वही तो एनर्जी बाजू वाले से लेने के लिए तैयार होगा और ये आगे बढ़ेगा। जैसे कि ये 50 डिग्री है और ये 50, ये भी 50 है, लेकिन ये 20 है, तब भी यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये 50 है तो ये बाजू वाले को देगा तो ये लेगा ही नहीं, बोलेगा कि मेरा भी तो 50 है, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो अगर इसका 60 हो और ये 50 तब जाकर ये लेगा। तो जब तक टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा ये हीट आगे मूव नहीं कर पाएगा। तो कंडक्शन में क्या देखें कि ये ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है, डिफरेंस होगा टेम्परेचर में तभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो जा पाएगा हीट। नेक्स्ट, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल। इसमें मॉलिक्यूल क्या होता है? वाइब्रेट कर रहा है, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन भी होता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में है वो भी मूव कर लेते हैं, उनमें भी रैंडमनेस आता है। तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से या दूसरे मॉलिक्यूल से या एटम से जाकर टकराते हैं, तो टक्कर मारते हैं तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल को वाइब्रेट कराते हैं। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन भी और वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल भी, ये दोनों पार्टिसिपेट किए। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, क्योंकि ये इसको पहले गर्म करेगा, तब ये अपने बाजू वाले को गर्म करेगा, तब ये इसको करेगा, तो ये स्लो प्रोसेस है। इन सॉलिड ये ज्यादातर कंडक्शन सॉलिड में होता है, और मर्क्यूरी में Hg में भी ये कंडक्शन का प्रोसेस होता है। फिर इरेगुलर पाथ, अब ये जब हिट हुआ ये इसमें रैंडमनेस आया, तो ये जरूरी नहीं है कि ये इसके पैर को धक्का मारा, ये इसके पैर को, इसके पैर को, ये अपने पैर से इसके हेड पे भी ऐसे मार सकता है, ऐसे मतलब ये रैंडमली मूव कर रहा है, रैंडमली। तो ये भी इसको किधर मारेगा पता नहीं, इधर ट्रांसफर कर सकता है, ये इसके इस पार्ट को, इस पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको वाइब्रेट करा सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये स्लो प्रोसेस है, सॉलिड और मर्क्यूरी में होता है। इरेगुलर प्रोसेस है, इरेगुलर पाथ है, मतलब ये जरूरी नहीं कि ये सीधा ही लाइन में ट्रांसफर करे। इस मॉलिक्यूल में रैंडमनेस आएगा तो ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को मार सकता है, फिर यहाँ के बाद ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन को भी मार सकता है रैंडमनेस के कारण। एकदम सीधा लाइन में चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। फिर नो एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर, यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल था वो चलकर आगे गया ही नहीं था, वो अपने ही पोजीशन पे मूव किया था, वाइब्रेट किया था, इसीलिए नो एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर है इसमें। फिर इसमें ग्रेविटी की जरूरत नहीं है, ग्रेविटी फ्री भी रहेगा तो भी इलेक्ट्रॉन में उतना ही मूवमेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा रैंडमली मूव करता है कि उसमें mg नेग्लिजिबल होता है, mg का असर बहुत कम पड़ता है, mg फोर्स बहुत कम है उसके रैंडमनेस के सामने। तो यहाँ mg नहीं भी रहेगा तो भी ये आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो थर्मल वेलोसिटी गेन किया है, तो अपने बाजू वाले को टक्कर मारेगा तो उसको भी थर्मल वेलोसिटी देगा। तो mg जरूरी नहीं है, यहाँ mg नहीं भी रहेगा तो भी आगे जाएगा। फ्लूइडिटी भी जरूरी नहीं है, मतलब फ्लूइडिटी मतलब लिक्विड में फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, जैसे आप जहाँ पे फ्लोर पे ऐसे पानी गिरा देंगे तो वो स्प्रेड ऐसे हो जाएगा। तो सॉलिड में ये चूंकि ट्रांसफर हो रहा है इसलिए फ्लूइडिटी रहने की जरूरत नहीं है। तो ये रॉड में जो ट्रांसफर हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सॉलिड में, ये आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन में क्या क्या हुआ यहाँ पे एक बार क्विकली मैं आपको फिर से बता देता हूँ क्या क्या हुआ। कंडक्शन में एक पार्टिकल अपने लोकेशन को छोड़कर दूसरे लोकेशन पे नहीं जाता है। कंडक्शन होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए कंटिन्यूअसली, यहाँ का 50 है तो 40 30 ऐसे होना चाहिए, यहाँ का भी 50 बाजू का भी 50 बाजू का भी 50, तो कंडक्शन नहीं होगा। मॉलिक्यूल अपने लोकेशन को छोड़कर आगे नहीं जा रहे हैं। ज्यादातर कंडक्शन सॉलिड में होता है, और क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी वाइब्रेट करता है और मॉलिक्यूल भी वाइब्रेट करता है, और दोनों ही आगे वाले मॉलिक्यूल या फ्री इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारते हैं जाके। फिर ये इरेगुलर पाथ फॉलो करता है, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन में ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे एनर्जी तो मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर मटेरियल में ग्रेविटी रहने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे ग्रेविटी फ्री जगह है, वहां पे भी आप हीट करेंगे तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ये तो था कंडक्शन की बात।
अब कन्वेक्शन आइए सीखते हैं। कन्वेक्शन क्या है? सेकेंड मेथड है हीट ट्रांसफर होने का, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन होता है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक। पूरा अगर एक कंटेनर है, उसमें कुछ रखा हुआ है मटेरियल, और उसमें आपको हीट ट्रांसफर करना है बॉडी में या मटेरियल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उन दोनों के बीच का क्या चाहिए? डेंसिटी डिफरेंस होना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस हो चाहे नहीं हो, डेंसिटी का डिफरेंस कंपलसरी है। एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल, एक एग्जांपल लेंगे तो और भी आपको समझ में आएगा। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं, यहाँ पर पानी मान लीजिए इसको गर्म किया जा रहा है, तो एक्चुअल ट्रांसफर इसलिए ये बोल रहा है कि यहाँ का पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी इन वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो कम डेंसिटी वाला ऊपर आता है और ज़्यादा डेंसिटी वाला नीचे आता है। तो ज़्यादा डेंसिटी वाला नीचे आएगा और कम डेंसिटी वाला ऊपर जाएगा। फिर जब जो नीचे आया था वो गर्म होगा, तो गर्म होने के बाद जो नीचे आया था वो गर्म होगा ना, तो गर्म होने के बाद फिर से उसकी डेंसिटी कम होगी, तो फिर ये ऊपर उठेगा, तो ठंडा पानी नीचे आएगा। तो जो भी गर्म पानी हो रहा है उसकी डेंसिटी कम हो रही है और ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल का एक्चुअल मोशन हो रहा है, अपने लोकेशन को छोड़कर आगे जा रहा है, वो यहीं पे वाइब्रेट नहीं कर रहा है मॉलिक्यूल। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल होगा इसमें। ये लिक्विड और गैस दोनों में होगा, क्योंकि दोनों में फ्लूइडिटी है, दोनों में फ्लो करने की टेंडेंसी है, और इसमें तो मॉलिक्यूल को सच में एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है फ्लो होके, इसलिए लिक्विड और गैस दोनों में है। ये भी स्लो प्रोसेस है, क्योंकि आप इसको हीट देंगे तो पहले ये गर्म होगा, अपना डेंसिटी कम करेगा, तब ऊपर उठेगा ही, राइट। फिर इसका भी पाथ इरेगुलर पाथ है। इसमें भी ये गर्म होगा तो जरूरी नहीं है कि इसी पाथ को फॉलो करेगा, वो सीधे भी ऊपर जा सकता है, साइड से भी जा सकता है, कोई भी पाथ ये फॉलो कर सकता है। तो इसका भी कोई फिक्स पाथ नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है? चाय का ठंडा होना। जैसे मैं एक कप यहाँ पे लिया हूँ, अगर आप इसमें चाय लिए, पूरा एकदम हॉट है चाय, पूरा इससे वेपर बन के निकल रहा है बाहर की तरफ, तो ये धीरे धीरे आधे घंटे रख देंगे तो ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा होगा ये धीरे धीरे? क्योंकि इस चाय के आसपास के जो एयर होंगे वो ज़्यादा गर्म होंगे, जिससे उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल ज़्यादा सेपरेट हो जाएगा, डेंसिटी उसकी कम होगी, तो कम डेंसिटी वाला एयर ऊपर जाने लगेगा, ऊपर गर्म जो हवा हो गया ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे खाली जगह हुआ तो आजू बाजू वाले एयर मॉलिक्यूल तो वाइब्रेट करते हैं, तो आजू बाजू वाले देखेंगे कि अच्छा यहाँ खाली जगह है, आ जाए यहाँ, आजू बाजू वाले सब यहाँ आ जाएंगे, ठंडा है। फिर से वो गर्म होगा, इसके कांटेक्ट में जो आएगा, चाय के कांटेक्ट में गर्म होकर डेंसिटी कम होकर ऊपर उड़ जाएगा, तो आजू बाजू वाले ठंडा हवा फिर से वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो गर्म हो रहा है वो मॉलिक्यूल ऊपर चला जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है। तो चाय का ठंडा होना कौन सा प्रोसेस है? कौन से प्रोसेस से चाय ठंडा होता है? कन्वेक्शन से, कन्वेक्शन। फिर पानी का बॉयलिंग देखते हैं, बॉयलिंग कैसा होता है। जैसे आप एक बॉयल कर रहे हैं वाटर को, यहाँ इसमें मान लीजिए पानी रख के आप गर्म कर रहे हैं बर्तन में, तो पानी गर्म कर रहे हैं तो नीचे आप बर्नर ऑन कर दिए, नीचे से गर्म हो रहा है, तो जो पानी गर्म होगा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्यादा सेपरेटेड होंगे, तो कम डेंसिटी वाला पानी ऊपर आने लगेगा, तो नीचे जो जगह बचेगा खाली, आजू बाजू वाले ठंडा पानी वहां नीचे गिर जाएंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है, गर्म मॉलिक्यूल ऊपर आ रहा है और ठंडा वाला नीचे जा रहा है, तो एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है। तो ये भी कैसा प्रोसेस है? कन्वेक्शन। फिर इसका कन्वेक्शन का एग्जांपल आप इमर्शन रॉड ये है, या वाटर हीटर आप देखे होंगे कि ठंड के दिनों में पानी को गर्म करने के लिए आप यूज करते हैं। तो अगर एक बकेट में आप यहाँ तक पानी भर दिए, यहाँ तक पानी भर दिए पूरा फुल, और उसमें इस रॉड को पूरा अंदर तक यहाँ तक नहीं डुबाए, थोड़ा ही ऊपर तक ही ऐसे डुबा के रखे, यहीं तक डुबा के रखे, यहाँ तक, ठीक है। इमर्शन रॉड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे दिया इसमें। अब जब पानी गर्म होगा तो क्या होगा? देखिए अभी यहीं तक मैंने गर्म किया है, यहाँ तक, ये मैं मार्क यहाँ पे कर दे रहा हूँ रेड से, यहाँ तक मैं गर्म किया। तो जहाँ पे मैं गर्म करूंगा वहां के पानी का डेंसिटी कम हो जाएगा, तो वो पानी ऊपर उठ जाएगा। फिर जो ठंडा पानी होगा वो यहाँ पे जहां से पानी गायब हुआ है वहां चला जाएगा, ऊपर का ठंडा पानी, फिर वो गर्म होके फिर वो ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर का पानी नीचे गिरेगा इस जगह पे, तो फिर ये गर्म करके ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से इसके ऊपर का पानी ही गर्म रहेगा, इसके ऊपर का पानी गर्म रहेगा, कभी तो नीचे गया नहीं। जो पानी गर्म होगा वो तो ऊपर उठेगा ना, गर्म पानी की डेंसिटी कम है, वो अंदर क्यों जाएगा?
तो आप जाके आधे घंटे बाद आराम से गए कि ठीक है भाई पानी गर्म हो गया, नहाते हैं। तो जब ऊपर से पानी निकालेंगे, जग से ऊपर से पानी निकालेंगे तो गर्म पानी लगेगा ठंड के दिनों में। लेकिन कहीं अंदर से इधर वाले पार्ट से पानी निकाले तो पूरा ठंडा लगेगा, क्योंकि वो तो गर्म हुआ ही नहीं है, यहाँ पे गर्म होकर ऊपर उठ गया है। तो इस तरह से जो इमर्सन रॉड से पानी हम लोग गर्म करते हैं, वो कौन से मेथड को फॉलो करता है गर्म करने के लिए? कौन से मेथड को फॉलो करता है, बता दीजिए जल्दी से। कन्वेक्शन, राइट। तो पानी का बॉयलिंग या ये इमर्सन रॉड से नीचे का पानी ठंडा ही रह जाता है, ऊपर का पानी गर्म हो जाता है। इसमें ग्रेविटी की जरूरत है, क्योंकि अगर ये पानी, यहाँ का गर्म पानी ऊपर गया तो ऊपर का पानी नीचे तभी आएगा जब mg उसमें लगेगा, mg। तो कन्वेक्शन होने के लिए फ्लूइडिटी भी चाहिए, फ्लो होना चाहिए लिक्विड में, और प्लस ग्रेविटी भी होना चाहिए। अब एक फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। पानी को गर्म करने के लिए कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला होता है ms dt। ये टाइम को अगर छोड़ दें, dt टाइम को, तो क्या होता है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। हीट देने का ये फॉर्मूला है। तो मान लेते हैं कि dq बाई dt रेट से ये इमर्सन रॉड इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है, dq बाई dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। तो dq का वैल्यू क्या होगा, ms dt, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, और डिवाइडेड बाई dt, क्योंकि dq का वैल्यू सिर्फ ms dt है, इधर dt डिवाइड किया हुआ है तो इधर भी dt। तो इस तरह से आप हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dq बाई dt को ms dt, यहाँ पे ये टेम्परेचर है और ये d स्मॉल t ये क्या है, टाइम डिफरेंस है। ये कितने टाइम डिफरेंस में आपने हीट को दिया, तो dt टाइम में dq हीट दिया तो dq बाई dt, तो उतने टाइम में टेम्परेचर कितना चेंज होगा, तो ms d कैपिटल T, इतना टेम्परेचर में चेंज आएगा। इस तरह से कंडक्शन में भी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dq बाई dt का फॉर्मूला होगा कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल। हीट के लिए कितना कंडक्टिविटी है इसका, इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका, ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया, और टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, दो पॉइंट के बीच का, जिस पॉइंट के बीच आप निकालना चाहते हैं कि किस रेट से उन दोनों पॉइंट के बीच हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस और उन दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ से डिवाइड करना है। तो इससे मिल जाएगा dq बाई dt, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, उसी को हीट करंट भी बोलते हैं। रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में मीडियम नहीं चाहिए। 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे जो भी मटेरियल है वो, उसके मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होता है या एक्सेलरेटेड मोशन होता है मॉलिक्यूल का, और मॉलिक्यूल का एक्सेलरेटेड मोशन होने से वो रेडिएट करता है एनर्जी। अगर कोई भी चार्ज है वो रेस्ट पे है तो खाली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड, और अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है या इवन डायरेक्शन भी बदल रहा है, वेलोसिटी में भी चेंज आ रहा है, तो वो रेडिएट भी करता है एनर्जी। तो 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे जो भी होते हैं वो सब रेडिएट करते हैं कुछ न कुछ एनर्जी। तो रेडिएशन में मीडियम की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेव के फॉर्म में आगे जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम नहीं चाहिए। जैसे लाइट को, सन से अर्थ तक लाइट आने के लिए कंटिन्यूअसली मीडियम नहीं है, वैक्यूम भी है, तो वैक्यूम में भी ट्रांसफर हो सकता है, तो मीडियम की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसका एग्जांपल है, ये बहुत फास्ट है, लाइट के स्पीड से रेडिएशन होता है, स्पीड ऑफ लाइट से, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। फिर बॉडी 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे है तो रेडिएशन होगा ही, और इसका फॉर्मूला होगा dq बाई dt, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला होगा सम कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। यानी कि बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के बीच का ज्यादा डिफरेंस होगा तो जल्दी जल्दी हीट निकालेगा कोई बॉडी, फास्ट हीट निकालेगा। और dq बाई dt को आप देख सकते हैं कि अगर किसी को आप हीट करने में यूज कर रहे हैं किसी मटेरियल को और उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, तो ms dt आपका dq का वैल्यू हुआ और dt नीचे टाइम, और यहाँ c बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। अब dt बाई dt सिर्फ क्या होगा, dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर बॉडी का, और ये d स्मॉल t मतलब टाइम का डिफरेंस, कितने टाइम में डिफरेंस आया। तो ms इधर डिवाइड कर सकते हैं, तो c बाई ms बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में देखा कि हीट एनर्जी होता क्या है, तो मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी होता है, जो कि हायर टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है और लोअर टेम्परेचर के पास कम होता है। तो हायर टेम्परेचर वाला अपना काइनेटिक एनर्जी लोअर को 3 तरह से दे सकता है, उसी को बोलते हैं कि 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर।
कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। बस इतना ही रखते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।